नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को ले सकते हैं उपराष्ट्रपति पद की शपथ। चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी का मिशन बिहार शुरू। मोदी शाह नड्डा का बिहार दौरा तय। नेपाल में तनाव बरकरार, ओली लापता, सेना ने संभाला मोर्चा। भारत सरकार ने की फंसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी की तैयारी। साथ ही नेपाल की तरफ फ्रांस में भी सड़कों पर उतरे लोग। पीएम मोदी की सख्ती के आगे झुके डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी संग ट्रेड वार्ता को तैयार ट्रंप। बोले, मैं मेरे दोस्त से बात करने के लिए उत्सुक। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी, सोनिया राहुल की मुश्किलें। ईडी ने कोर्ट में पेश किए 2 अहम दस्तावेज। तो शराब घोटाले में भी केजरीवाल पर आफत। बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट के एसआईआर को हरी झंडी। अक्टूबर से होगी शुरुआत। चुनाव आयोग की मीटिंग में बड़ा फैसला। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी के मिशन बिहार की। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब उनकी कुर्सी पर बैठने की तारीख भी सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। हर जगह एनडीए की बम्पर जीत की चर्चा है, तो इंडी अलायंस में क्रॉस वोटिंग पर मंथन है। इसी के साथ बीजेपी ने अपना अगला मिशन बिहार पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर अमित शाह भी बिहार आएंगे। अमित शाह का दौरा 2 चरणों में होगा। वो 18 और 27 सितंबर को बिहार पहुंचेंगे। सर, उपराष्ट्रपति चुनाव में तो एनडीए की बड़ी जीत हो गई है। अब अगला मिशन बिहार को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो हालात हुए और खासकर कांग्रेस के, अब अगले 5 साल तक, क्योंकि ये 5 साल तक उपराष्ट्रपति रहेंगे, ये उपराष्ट्रपति पर उपचुनाव नहीं होते हैं, ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। और राज्यसभा में जब जब सीपी राधाकृष्णन दिखाई पड़ेंगे, ये कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और अभी तो कुछ समय तक मल्लिकार्जुन खड़गे बेशर्मों की तरह उनके तरफ देखेंगे कि हमने चुनाव तो लड़वाया और हमारे ही लोगों ने हमें धोखा दे दिया। जैसे अभी मंथन चल रहा है, किस पार्टी का कितना, महाराष्ट्र से कितना, राजस्थान से कितना, झारखंड से कितना, आम आदमी पार्टी का कितना, कांग्रेस का कितना, यही सब मंथन चल रहा है। अभी कुछ दिन ये मंथन करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट फोकस शिफ्ट कर लिया कि अब बिहार की तरफ चलो। उपराष्ट्रपति चुनाव का इंतजार चल रहा था और अभी अचानक से बिहार की तरफ शिफ्टिंग हुई है। जेपी नड्डा जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। जेपी नड्डा संगठन के काम से जा रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी का लगातार दौरा होगा। 15 सितंबर को पूर्णिया जाएंगे और उसके बाद ये प्लान भी चल रही है कि गया जी में जाकर पिंडदान भी करेंगे 17 तारीख को या फिर 18 तारीख को। ऐसे ही कुछ तारीखें आ रही है जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है कि देखो, ये पिंडदान करने के लिए क्यों जा रहे हैं, इनके भाई ने पहले ही कर दिया था। अगर भाई ने कर दिया तो सनातन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि सारे भाई, सारी बहन, कोई भी परिवार का मेंबर वो माता पिता के लिए पिंडदान कर सकते हैं। अगर एक ने किया भी है तभी भी दूसरा कर सकता है। तो ये उसको बिहार की पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जितने दौरे करने वाले हैं आगे कुछ समय में बिहार के अंदर, और अमित शाह ने तो पूरे पृष्ठभूमि तैयार कर ली और पूरा ड्राफ्ट तैयार करवाया है। पिछले दिनों जब इनकी बैठक हुई थी तो उन्होंने 30 नवंबर तक ये इन लोगों को कहा था कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों के 3 चरण के लिए अपने अपने क्षेत्रों का ड्राफ्ट हमें सौंपो कि कैसे कैसे रैली होगी, कहां तैयारी होगी, किन जगहों पर क्या किया जाएगा। यानी कि चुनाव तक के लिए पूरा प्रोग्राम इन्होंने तैयार कर रखा है। और अभी देखिए, ये महागठबंधन वाले को अभी शुरुआत नहीं किए हैं,
जाना था बिहार, पहुंच गए रायबरेली राहुल गांधी। तो ऐसी स्थिति में फिर कहेंगे कि वोट चोरी कर रहे हैं, तो वोट चोरी तो हो रही है, लेकिन ये चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि लोगों के दिल दिमाग से हो रही है, जिसका पता भी अभी महागठबंधन या राहुल गांधी जैसे लोगों को नहीं चलेगा। जी, अब बात नेपाल की। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, पर इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा ने जनता का विश्वास खो दिया, इसलिए इसे तत्काल भंग किया जाए। संविधान का संशोधन या पुनर्लेखन किया जाए, जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। बवाल पर भारत की भी नजर बनी हुई है। भारत की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी किया गया है, जिसमें नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही काठमांडू एयरपोर्ट पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की तैयारी है। पर नेपाल का बवाल खत्म हुआ ही नहीं था कि अब फ्रांस में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। फ्रांस भी इन दिनों सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। दरअसल फ्रांस में अराजकता और संसद में अस्थिरता के चलते भीषण टकराव हो रहा है। इस प्रदर्शन का नाम ब्लॉक एवरीथिंग दिया गया है। सर, नेपाल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो चिंताजनक है। भारत सरकार का क्या एक्शन प्लान नेपाल को लेकर तैयार है? साथ ही फ्रांस में क्या हो रहा है? देखिए, नेपाल में तो अब स्थितियां थोड़े कंट्रोल में है और सेना एक्टिव है। वहां के शासन में बैठे हुए लोग, चाहे वहां के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इन सब लोगों ने जो तरीके अपनाए थे उसके कारण ही अस्थिरता हुई है। तरीके मतलब जब राजशाही से ये लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण समस्याएं पैदा हुई। ये मायूस लोग आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा किया और फिर कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन स्थिरता नहीं आई। हर 2 साल के अंदर सरकार बदल जाए, सत्ता बदल जाए, पार्टी टूट जाए, तो ऐसी स्थितियों में वहां क्राइसिस तो हुआ है। और अभी का जो आंदोलन है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है और भारत सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि लंबे एक जिस तरीके की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ, और हम दोनों के बीच संबंध जो है वीजा फ्री एंट्री को लेकर, उसमें यह देखना पड़ेगा कि किसी तीसरे के हाथ की कठपुतली वो न बन जाए। इसलिए भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन फोर्स, ये सारे जो पारामिलिट्री और सेना है, ये सतर्क है और रॉ की नजर है। एक एक पल की रिपोर्ट है कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, नई सरकारें बनती है, तो वो भारत के पक्ष में होना चाहिए। उस तरह की काम भारत सरकार कर रही है और यही आग लगता हुआ जो पूरी दुनिया में चल रहा है। फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। मैक्रो सरकार, ये इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ अचानक से विद्रोह होने लगा। अब अचानक से जहां जहां विद्रोह हो रहा है, ऐसी समस्याएं आ रही है, 50,000 1 लाख युवा लोग ये सड़कों पर उतर रहे हैं। वहां ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरेस्ट है। ये जो लगातार दिख रहा है, नेपाल में अमेरिका का इंटरेस्ट, बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरेस्ट और अब फ्रांस में अमेरिका का इंटरेस्ट, क्योंकि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से बात किए। भारत और ईयू के बीच के व्यापारिक संबंध और खासकर एफडीए के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाना है, उस पर बातचीत हुई। फ्रांस के साथ हमारा डील भी अच्छा चल रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हो रही है और राफेल भी हमने फ्रांस से खरीदा है। इस बात का जिक्र बार बार, मैक्रो की बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। वहां के सीआईए की तरफ से फ्रांस के अंदर एक्टिविटी बढ़ाई जा रही थी। फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप का नीदरलैंड को लेकर भी बड़ा विरोध किया था, जब इसने कहा कि हमें तो वहां के कुछ क्षेत्र चाहिए होगा रूस से निपटने के लिए, तो उसका भी विरोध किया था। तो ये सारी स्थितियां जो पूरी दुनिया में चल रही है, अलग अलग देशों में, वो कहीं ना कहीं अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका उसमें नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस में होगा कुछ नहीं। फ्रांस नेपाल नहीं है, ना बांग्लादेश है। वहां आर्मी सड़क पर उतर चुकी है। 300-400 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पिटाई हुई है।
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश है और आगे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। वहां सत्ता परिवर्तन डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, आंदोलन से नहीं होगा। जी, तो वाकई में इस तरह का विरोध चिंता का विषय तो है ही। साथ ही अब बात ट्रंप टैरिफ बवाल की करते हैं, क्योंकि अब ट्रंप बैकफुट पर है। मोदी की सख्ती और भारत की मजबूत कूटनीति ने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ताजा जानकारी यह है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा है कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से आगामी हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा। तो ट्रंप की बातों से साफ समझ में आ रहा है कि वो पीएम मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने भी बड़े सधे अंदाज में जवाब दिया। मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध वाकई में विशेष है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगा। सर, क्या भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते पटरी पर उतर रहे हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते तो बेहतर ही रहे हैं, पहले भी रहे, आगे भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों की अपनी अपनी मजबूरी है एक दूसरे से संबंध बेहतर करने के लिए। लेकिन लीडरशिप की बड़ी भूमिका होती है और अमेरिका में ऐसा होता नहीं था। हमेशा से ये माना जाता रहा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, इन लोगों के बीच सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन वहां की फॉरेन पॉलिसी इतने जल्दी नहीं बदलती है, फॉरेन पॉलिसी वही रहती है। लेकिन इस बीच ट्रंप जैसा व्यक्ति आया, उसने अपनी पूरी विदेश नीति ही बदल दी। इसे समझ नहीं आया कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा सकता है। पहले यही अमेरिका ईरान के खिलाफ जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो भारत को एक्सक्लूड करके रखा था, और आज पहली बार तो है नहीं, यूक्रेन और रसिया के बीच 3 साल से युद्ध चल रहा है और पहले भी भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी तेल खरीद को लेकर कि रशियन ऑयल आप मत खरीदो। लेकिन ये 3 सालों में किसी प्रेसिडेंट ने ऐसी बात नहीं कही। हमेशा कहा कि हम भारत और रूस की दोस्ती का कद्र करते हैं, भारत स्वतंत्र है, वो कहीं से अपने बेस्ट डील के आधार पर तेल खरीद सकता है। ये ट्रंप आया और इसने पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, तो अमेरिका में दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप के प्रशासन के अंदर भी लॉबिंग चल रही है और बार बार ट्रंप को कहा जा रहा है कि आप जिस मोड़ पर गए, भारत ने बड़ी संयम तरीके से, शांति से, वेट एंड वॉच की नीति का पालन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप बार बार उकसाते रहे, वो चुपचाप अपनी डील करते रहे, अलग अलग देशों से बातचीत करते रहे, यूरोपीय संघ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता रहा। ये सारे एशिया और यूरोप के देश अभी भारत के साथ खड़ा है, तो आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 सप्ताह के भीतर ये दूसरा यू टर्न, और अब ट्रंप ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मोदी के साथ बातचीत हो, और अगर ये बातचीत हुई तो आगे उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप भारत आएगा क्वाड समिट में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में जाने से मना कर दिया कि पहले ट्रंप को यहां बुलाएंगे, फिर हम जाएंगे अमेरिका। बातचीत का दौर वैसे ही शुरू होगा, क्योंकि उसने दुश्मनी शुरू की है तो दोस्ती भी वही शुरू करेगा, इसका खात्मा भी वही करेगा। बिल्कुल। अब बात ईडी एक्शन की। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, सोनिया राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। ताजा अपडेट यह है कि राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 2 अहम दस्तावेज पेश किए हैं। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले को लेकर भी ईडी एक्शन में है। केजरीवाल की याचिका पर आज अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था, जिस पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सर, दोनों ही मामले काफी ज्यादा गंभीर है, क्या ईडी ने एक्शन लिया है? कि ईडी ज्यादा ही एक्टिव दिखाई पड़ रही है। कुछ दिन के अंदर जिस तरीके से एक एक नेता जो बार बार आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगा रहे थे, मोदी के ऊपर लगा रहे थे, वो ईडी के जाल में पहले से ही फंसे हुए थे और अब ईडी ने एक्शन और तेज कर दिया है। नेशनल हेराल्ड का मामला ये 13 साल से चल रहा है और उस पर चार्जशीट दायर की जा चुकी है। तो चार्जशीट में अभिषेक मनु सिंघवी और चीमा, ये दोनों वकील हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी के, इन लोगों ने बार बार एक ही बात कहा, कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस एक एक करके लाया जा रहा है
और फिर 2 अहम दस्तावेज की जो बात की जा रही है, ये 2 पुख्ता सबूत हैं कि कैसे ये 13 सालों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कितना प्रॉफिट कमाया नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी से। सबूत तो यही है कि भाई ये प्रॉपर्टी आपने खरीदा, कोई जमीन आपके पास है और जमीन आपने बेची नहीं है, लेकिन उसका फसल काट रहे हैं, तो ये जमीन तो आपके अधिकार में है, इंटरेस्ट तो आप ले रहे हो। तो ये सारे सबूत जो पेश किए गए हैं, आगे सुनवाई होगी और उसके बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाएगा, यानी ये ट्रायल शुरू हो चुका है, फैसला कभी भी आएगा। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो चालाकी कर रहा है, निचली अदालत में इसने पेश होने से अपनी छुट्टी मांग ली बाढ़ को लेकर, लेकिन वहां गया नहीं। और दूसरी बात, इसने कई ऐसी याचिकाएं दायर कर रखी है आरोपियों के माध्यम से कि हमें वो एविडेंस की कॉपी नहीं मिली जो एविडेंस चार्जशीट के साथ कोर्ट में ईडी ने पेश किया। अब क्या कर रहा है कि अब निचली अदालत में देरी का बहाना, मतलब इतने दिन से ट्रायल नहीं हो रहा, तो इसके कारण हाई कोर्ट से मैं गया कि निचली अदालत में आप इस मामले को क्वैश कीजिए, क्योंकि कुछ साबित करने में अक्षम है, ईडी साबित ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा था। ईडी ने बताया कि इसके सारे सबूत जो हमारे पास हैं और ट्रायल में जो देरी हो रही है उसकी वजह हम नहीं है, बल्कि ये सारे आरोपी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक एक याचिका दायर कर करके हमारे ट्रायल को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए इस मामले में 1 महीने के अंदर ट्रायल शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल फिर राव एवेन्यू कोर्ट का चक्कर लगाएगा और हो सकता है फिर से तिहाड़ चला जाए। जी, अब बात आज की आखिरी और बड़ी खबर की। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारियों की आज राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग हुई। इसमें देश भर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के बाद पूरे देश में SIR लागू किया जाएगा। इस साल के अंत में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये शुरू हो सकती है। इसका मुख्य मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बिहार की तरह पूरे देश में SIR अक्टूबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। सर, अब तो पूरे देश भर में SIR, आज की मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, मीटिंग इसलिए बुलाई ही गई थी कि हम अलग अलग राज्यों में चुनाव का इंतजार क्यों करें। बार बार ये लोग चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वहां पर SIR लागू करो, फिर आगे असम में चुनाव होगा वहां SIR लागू करो, तमिलनाडु में होगा, केरल में होगा, फिर उसके बाद पुडुचेरी में होगा, फिर पंजाब में होना शुरू हो जाएगा 2027 में, उत्तर प्रदेश में। तो हर राज्य में चुनाव से पहले चुनाव आयोग को 2 महीने तक SIR के लिए, कम से कम 2-3 महीने तक SIR की प्रक्रिया के लिए पूरे साल, 2-3 अगले 2-3-4 सालों तक हर चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। और 2-2, 3-3 महीने पर चुनाव है तो हर समय चुनाव आयोग को इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, व्यस्त रहना पड़ेगा। तो इसलिए एक प्रावधान निकाला गया कि SIR की प्रक्रिया तो पूरे देश में एक ही साथ शुरू होनी थी, लेकिन इस बीच अगर अक्टूबर से शुरू करते तो बिहार उससे बाहर हो जाता। बिहार में सबसे पहले चुनाव था, तो इसलिए बिहार में हम 2 महीना पहले शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब पूरे देश में एक बार लागू करें तो यही बात की चर्चा हो रही थी कि एक बार लागू करें तो फिर हमें बार बार अगले 10-15 सालों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, जैसे 22 साल बाद फिर से हो रहा है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है कि अपने अपने स्टेट में आप तैयारी कर लो। और तैयारी में जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, 11 के बाद 12वें डॉक्यूमेंट्स की बात सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड के लिए कर रहा है, तो आधार कार्ड की पहचान के लिए तरीके पहले से डेवलप कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा आधार कार्ड में है। और सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाओ और फिर से एक बार जब अभियान चलेगा तो 3 महीने के अंदर मैक्सिमम, ये अक्टूबर से शुरू होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, ये 3-4 महीने के अंदर पूरे देश में पता चल जाएगा कितने करोड़ लोग हैं जो बाहर से आकर घुसपैठ करके रहे हैं और कितने करोड़ की नागरिकता सशंकित है, कितने करोड़ लोग हैं जो फर्जी वोटर हैं। ये सारे मामले क्लियर हो जाएंगे, फिर राहुल गांधी घूम घूम कर प्रचार करते रहे फर्जी वोट के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।